एक्टिविटीज के बारे में बताने की कोशिश करती थी, जबकि वो तो उसकी कोई बात सुनने की वजह प्रिया की बात सुनते थे और ईशानी से इरिटेट होकर उसे डांट देते थे। चैप्टर 58 प्रिया का गुस्सा, डैनियल, मोक्ष की रोमांटिक बातें। सबका दिल भारी हो रहा था, मन में बस एक ही सवाल था कि कैसे ईशानी से नजरें मिलते। ईशानी तो अब उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आरती जी ने एक सर्वेंट को प्रिया के हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलकर वहां से चले गए, जैसे उन्हें प्रिया की कोई चिंता ही ना हो। अपनी मोम को इस तरह जा देखकर प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। क्यों, क्या अब उसकी मोम को उसकी कोई परवाह नहीं है? क्या ईशानी की आप आने की वजह से सब कुछ बदल रहा है? उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा थी, क्यों उस दो कैद की ईशानी की सब इतना केयर दिखा रहे हैं, जबकि वो तो बचपन से उनके साथ रही है, उनकी प्रिंसेस की तरह। पहले भी तो जब ईशानी इस घर में आई थी तब प्रिया ने सबके नजरों में ईशानी को गिरा दिया था। तब तो उसके मोम, डैड और भाइयों को इस ईशानी की कोई परवाह नहीं थी, तो फिर अब क्यों उन्हें उसकी फिक्र हो रही है? पहले अगर उसे एक खरोच भी आ जाती तो उसकी मोम, डैड, भाई सब परेशान हो जाते थे और छोटी सी चोट पर भी डॉक्टर बुला लेते थे। तो आज उन्हें क्या उसकी फिक्र नहीं है? आज तो ईशानी ने सबके सामने उसे थापड़ मारा, इतनी गर्म चीजें उसके ऊपर फेंक दिया, फिर भी किसी ने भी ईशानी को कुछ नहीं बोला। ईशानी से ज्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसके घर वाले उसे छोड़कर उस ईशानी की फिक्र कर रहे हैं और उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो उनके लिए कुछ हो ही ना। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने डैड और भाइयों की तरफ देखा, जिनकी नजरें कहीं और थी। फिर सुकेत जी भी वहां से अपने रूम की तरफ चले गए, फिर रेहान और अयान भी वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद प्रिया खुद को और नहीं रोक पाई। इस बार सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था। वही एक सर्वेंट मेडिसिन और आइस क्यूब लेकर प्रिया के पास आई, हालांकि वो थोड़ी डरी हुई थी प्रिया की लाल आंखों को देखकर, क्योंकि प्रिया सिर्फ घर वालों के सामने ही अच्छी बनकर रहती थी, बाकी सर्वेंट को तो वो किसी कचरे की तरह देखते, इसलिए सर्वेंट से उसकी बर्ताव काफी बुरा था। फिर भी उसे अपना काम तो करना ही था ना, इसलिए वो प्रिया के पास आकर बोली, मिस प्रिया, चली मैं आपके चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ। जब प्रिया ने उस सर्वेंट की बात सुनी तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेडिसिन नहीं बल्कि उसकी चोट के लिए नमक मिर्ची है, इसलिए उसने गुस्से में उस सर्वेंट को देखा, फिर गुस्से से उसे एक नजर देखकर अपनी रूम की तरफ चली गई। प्रिया की जाने के बाद उस सर्वेंट ने एक राहत की सांस ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रिया गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे, पर ये तो यहाँ से ऐसे ही चली गई। वही रूम में ईशानी और उसके चारों दोस्त बैठे हुए थे। ईशानी की नजर तो अपने लैपटॉप पर थी। वही बक चारों ईशानी को कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तभी रितिका बोली, क्यूटी, तुमने आज उस मेकअप वाली चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गंजी करके, उसके मुंह पर काली स्याही लगाकर, उसे गधे पर बिठाकर पूरे मुंबई शहर में घुमाती और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया डाल देती, उसके बाद मुझे चैन मिलता। रितिका की बात सुनकर सब हंसने लगे। उन्हें पता था रितिका को अगर मौका और पूरी छूट दे दिया जाए तो वो ये सब करने से पीछे नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे पता था उसके सारे दोस्त उसे लेकर कितने पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है। भले ही वो बहुत पावरफुल है, पर उसके दोस्त आज भी उसके लिए वैसे ही है जैसे वो सब पहले थे। तभी नंदिनी एक मजाकिया स्माइल के साथ बोली, अगर इस प्रिया की हरकतों के बारे में दादाजी या फिर भाई को पता चल गया ना, तो इस प्रिया की खेल नहीं, बस इशू यहाँ है जिस वजह से वो चुप है। नंदिनी की बात सुनकर बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। ये सच था कि ईशानी सबकी लाडली थी, उनके घर में तो उनसे ज्यादा ईशानी की चलती थी। पर इस बात से उन चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जेलॉसी होती थी, बल्कि वो तो खुश थे कि उनकी दोस्त उसकी फैमिली मेंबर बन गई है। वही दूसरी तरफ शहर से बाहर एक बड़े से घर में इस वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक शख्स अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्ला रहा था। वो शख्स देखने में यही कोई 32-33 साल का लग रहा था। इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था, जिस वजह से उसके सामने खड़े उसके सारे आदमी उससे डरकर थर-थर कांप रहे थे। मैं उस क्वीन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइट हैंड को मारने की, और उसे पता कैसे चला हमारे डील के बारे में? फिर आपने पास खड़े लड़के को देखकर बोला, पता लगाओ कौन है वो गद्दार जिसने हमारी डील की इन्फॉर्मेशन क्वीन तक पहुंचाई। उसके बाद सुनकर उसके पास खड़ा लड़का बोला, बॉस, हमने पहले ही पता कर लिया है, इन सब में हमारे आदमियों में किसी की गलती नहीं है, बल्कि हमारे सारे आदमी बहुत सावधान थे। ये सब सीबेस की वजह से हुआ है। शुरू से ही क्वीन की नजर सीबेस पर थी, हम पर नहीं, और वो लोग उन पर नजर रखकर ही मीटिंग वाली जगह पर आए थे। उस लड़के की बात सुनकर वो शख्स गुस्से से बोला, अगर वो सीबेस के लिए आई थी तो फिर उसने रॉकी को क्यों मारा? अब तक तो हमने कई के खिलाफ अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं किया था, तो फिर उसे कैसे पता चला हमारे प्लानिंग के बारे में? और अगर उसे हमारे प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं था तो फिर उसने रॉकी को मारकर वुल्फ गैंग से दुश्मनी क्यों मोल लिया? और तुम सब वहां पर नजर भी नहीं रख पाए, इस वजह से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। अगर क्लाइंट को डील के हिसाब से मॉल नहीं मिला तो हमें उन्हें डबल पेमेंट करना होगा। इतना कहकर वुल्फ गैंग का बॉस, जो कि और कोई नहीं डैनियल था, जो हमेशा क्वीन को खत्म करने की साजिश रचता था, पर अफसोस उसकी ये सुहाने सपने आज तक पूरा नहीं हुआ, और ना ही वो एक बार भी आज तक क्वीन से मिल पाया था। तभी वो लड़का जो कि राजन था, रॉकी के बाद वो उनके ग्रुप में सबसे पावरफुल था। राजन ने डैनियल को देखकर कहा, बॉस, मुझे लगता है हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। आज ही हम रॉकी की बॉडी मिली है और हमें जितना पता चला है, क्वीन की रॉकी को मारने की वजह कुछ और है। इतना कहकर राजन शांत हो गया। वही डैनियल भी शांत था, वो कुछ सोच रहा था जो बहुत खतरनाक भी हो सकता था। वही दूसरी तरफ ईशानी और मोक्ष इस वक्त अपने प्यार की समुद्र में खोए हुए बात कर रहे थे। मोक्ष ने वीडियो कॉल पर ईशानी की बनाई हुई खुद की पेंटिंग को देख लिया था। जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया था कि उसकी बेबी डॉल ने उसकी पेंटिंग बनाई, वो भी इतनी खूबसूरत। क्या तुम उस पेंटिंग को मुझे दे सकती हो ताकि मैं उसे अपनी बेडरूम में लगा सकूं, और जब उस पेंटिंग को देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने हल्की सी स्माइल किया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी वो मोक्ष की ऐसी कई सारी पेंटिंग बना सकती थी, तो फिर वो मना क्यों करेगी भला? इसलिए ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिछले जन्म में भी उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, पर प्रिया नहीं चाहती थी ईशानी किसी भी टैलेंट में उससे आगे नए, जिस वजह से उसने ईशानी को सबके सामने इतना बुरा बना दिया था ताकि घरवालों उसे आगे जाने की परमिशन ही ना दे, और हुआ भी ऐसे ही। पर इस जन्म में बिल्कुल नहीं, अब तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो उसे चैलेंज कर पाए। पिछली जन्म की कड़वी यादें के बारे में सोचकर ईशानी की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आ गया। वही मोक्ष ने भी ईशानी को थोड़े गुस्से में नोटिस कर लिया था, इसलिए वो ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग नहीं देना चाहती हो? क्या मेरी पेंटिंग तुम्हें इतना पसंद है? फिर एक नटी स्माइल के साथ ईशानी को देखकर बोला, अगर मेरी बेबी डॉल को मुझे देखना इतना पसंद है तो फिर अगर तुम चाहो तो मुझे करीब से दिन रात हर पल देख सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेबी डॉल हर पल मेरे सामने रहे, दिन रात सोते जागते। मोक्ष की बात सुनकर शर्म से ईशानी की गाल लाल हो गए थे और वो मोक्ष से नजरें चुरा रही थी।
वही ईशानी की इस हरकत से मोक्ष को हंसी आ गई। वो तो यही चाहता था ताकि ईशानी की माइंड डाइवर्ट हो जाए, जो कि उसने बखूबी कर दिया था। ऐसे ही बात करते करते दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। ईशानी आज दिन भर अपनी काम की वजह से काफी थक गई थी, इसलिए वो सो गई, पर अभी उनका वीडियो कॉल कनेक्ट था। वही मोक्ष अब भी अपनी बेबी डॉल की सोते हुए प्यारे मासूम चेहरे को देख रहा था, और ऐसे ही ईशानी को देखते देखते जब मोक्ष भी नींद के आगोश चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त मेहरा मैंशन हॉल में सब बैठे हुए थे। ऋतिका, काव्या, अनुजा, नंदिनी चारों बैठकर दादाजी और दादी माँ से हंस हंस कर बात कर रहे थे। वही बाकी सब भी वहीं बैठकर उन सबको देख रहे थे। प्रिया को काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी गाल की सूजन कल से थोड़ी बेहतर थी, हाथ भी थोड़ा बेहतर था, फिर भी प्रिया जानबूझकर ऐसे बैठी थी ताकि उसके पेरेंट्स और चारों भाइयों इस चोट को देखे और उन्हें गिल्ट फीला। समीर भी मीटिंग से वापस आ गया था। उसने प्रिया से पूछा था उसकी चोट के बारे में, इसलिए प्रिया ने जब बुझकर बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बताया था कि कैसे ईशानी ने उसे मारा और गर्म खाना फेंका। ताजी बाकी कोई ना सही पर उसके समीर भाई उसके लिए ईशानी से बदला ले, पर दर्शित ने आगे आकर उसका सारा प्लान चोप कर दिया और सारी बातें समीर को बता दिया, जिस वजह से उल्टा समीर ने प्रिया को डांटा था। ईशानी वहां नहीं थी, पर सब ईशानी को देखना चाहते थे। कल की बातें सबकी दिमाग में घूम रही थी। 59 जैकी की जलन, ईशानी की शिवम से मिलने जाना। ईशानी तैयार होकर नीचे आई। आज उसे हॉस्पिटल जाना था शिवम का चेकअप करने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई, सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। आज ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशानी की दोस्तों को तो पहले से ही पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है, इसलिए दादाजी और दादी माँ को बोलकर ईशानी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। बाहर जैकी कार में ईशानी की इंतजार कर रहा था। ईशानी जाकर कार के अंदर बैठ गई तो जैकी ईशानी की तरफ देखकर बोला, बोस, मुझे खबर मिली है कि वुल्फ गैंग आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि हमने उसकी राइट हैंड रॉकी को क्यों मारा। उन्हें तो लगता है कि ये सब कुछ सी बेस की वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर भी ईशानी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो अपनी खाली नजरों से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, जब किसी की मौत करीब हो तो वो और भी इम्पल्सिव हो जाता है, और लगता है वुल्फ गैंग के साथ यही हो रहा है। ईशानी की बात सुनकर जैकी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज उसे अपनी बोस कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी, जो कि तूफान के आने की पहले की शांति लग रही थी। कुछ देर बाद ईशानी की कार आकर रजवंश हॉस्पिटल के आगे रुकी। ईशानी ने जैकी को वहीं रुकने के लिए बोलकर अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर अंदर चली गई। ईशानी के जाने के बाद जैकी ने जल्दी से अपने फोन निकाला और बिना सोचे समझे मोक्ष को कॉल लगा दिया। उसने बहुत मीठी मीठी बात बोला कर कि वो ईशानी बॉस की सबसे खास है और हमेशा बॉस की इन्फॉर्मेशन मोक्ष को देगा बोलकर उस दिन मोक्ष से उसका नंबर ले लिया था। और ये बात ईशानी को भी पता था, पर उसने कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था जैकी कितना ड्रामेबाज है। उसे ये भी पता था कि जैकी इसके बारे में मोक्ष को सारी बातें बता देता है, पर इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे भी ईशानी ने मोक्ष को जो वॉच दिया था उसके जरिए मोक्ष हर पल उसे ट्रैक कर सकता था। पर जैकी को अब तक यही लगता था कि उसकी बॉस को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैकी मोक्ष के कॉल उठाने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैकी को मोक्ष की कोल्ड आवाज सुनाई दिया। जैकी ने तुरंत बोला, जीजू, आपको पता है आज ईशानी बॉस हॉस्पिटल आई है और उनके हाथ में एक बैग था। मुझे तो लगता है उसमें कुछ चॉकलेट और खाने का गिफ्ट है। आपको पता है आज तक बॉस ने मुझे ऐसे कुछ भी लेकर कोई गिफ्ट नहीं दिया। उन्होंने तो आज तक सिर्फ मुझे कार्ड और दूसरी चीजें ही गिफ्ट किया है, वो भी मेरे जिद पर। वही मोक्ष आपने कार में बैठ जैकी की बचकाना बातें सुनकर चिढ़ते हुए आपने सर्द आवाज में बोला, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट गिफ्ट करूं? मोक्ष की बात सुनकर जैकी एक पल के लिए ठिठक गया। गिर बेशर्मी से बोला, क्यों नहीं, मैं आपका सबसे अच्छा साला हूं, तो आपको तो मुझे गिफ्ट देना ही चाहिए। फिर कुछ सोचकर बोला, जीजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस ने जिसके लिए गिफ्ट लिया है वो उनके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैकी की बिना सिर पैर की बात सुनकर मोक्ष ने कॉल काट दिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ईशानी हॉस्पिटल जाने वाली है, तो जरूर उसने शिवम की छोटी बहन के लिए कुछ लिया होगा, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में देखा था कि उसकी बेबी डॉल जो हमेशा कोल्ड रहती थी, अपने आपको किसी को छूने भी नहीं देती थी, पर उस दिन उस लड़की से कितने प्यार और अफेक्शन से बात कर रही थी। जैसे ही फोन से बीप की आवाज आई, जैकी ने फोन को नाराजगी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने इंपॉर्टेंट बात के बीच में उसके जीजू ने फोन क्यों रख दिया। वही मोक्ष के कार में मोक्ष का फोन स्पीकर पर था, क्योंकि मोक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आगे तेजस जैकी की बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जैसे ही मोक्ष ने कॉल काट दिया, तेजस की हंसी छूट गई। वो ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, वाह, तेरा ये जबरदस्ती का साला तो बड़ा मजेदार है और कितना डेयरिंग बाज है वो, जो माफिया किंग और बिजनेस वर्ल्ड की बादशाह से भी बिना डरे चॉकलेट गिफ्ट मांग रहा है। लगता है अब तेरा डर खत्म हो रहा है मोक्ष। तेजस की बात सुनकर मोक्ष ने उसे अपनी खतरनाक नजरों से घूर कर देखा, फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तेजस ने मोक्ष की नजरें देख चुप हो गया, पर उसे अभी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो इस डेविल को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए चुप होकर बैठ गया। वही ईशानी हॉस्पिटल के अंदर चली गई और लिफ्ट से ऊपर चली गई। कुछ देर में वो 4th फ्लोर पर पहुंच गई। डॉक्टर शशांक वही बाहर ईशानी के आने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी को देखते ही उन्होंने फॉर्मली ग्रीट किया और दोनों शिवम की रूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर में दोनों प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए और दोनों अंदर चले गए। इस वक्त वहां शिवम के पापा धीरेन जी और संध्या जी और सुरभि भी मौजूद थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शिवम को होश आया था। जैसे ही तीनों की नजर ईशानी पर गई, तीनों खुश हो गए। सुरभि ने तो खुशी से उछालते हुए आगे जाकर ईशानी को गले लगा लिया। ईशानी ने सुरभि को कुछ नहीं बोली। उसने एक स्माइल के साथ सुरभि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। ये नजारा देखकर तो फिर से सब शॉक थे। उन्हें तो लगा था उस दिन सुरभि बहुत रो रही थी, इसलिए डॉक्टर ईशा ने सुरभि को हक करने पर कुछ नहीं बोला, पर आज तो सब ठीक था। फिर भी डॉक्टर ईशा इतनी शांत थी और सुरभि को प्यार से ट्रीट कर रही थी, ये उन सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस जिंदल ही नहीं, डॉक्टर शशांक मिश्रा और रूम में खड़े बाकी दो नर्स भी पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो सुना था डॉक्टर ईशा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, आज तक किसी ने भी उन्हें इतने प्यार से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो ये भी सुना था डॉक्टर ईशा इतनी क्रूअल है कि अगर कोई उनके मना करने के बाद भी जबरदस्ती उन्हें ढूंढने की कोशिश करता या ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फोर्स करने की कोशिश करता, तो डॉक्टर ईशा उन्हें एक पल में बर्बाद कर देती थी। कुछ लोगों का तो उन्होंने नामो निशान तक मिटा दिया था। फिर उनके सामने जो डॉक्टर ईशा खड़ी है, जो इतने प्यार से बिहेव कर रही है, वो तो उस हार्टलेस डॉक्टर ईशा जैसी कहीं से भी नहीं लग रही है। तो क्या उन्हें आज तक कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि उनके सामने खड़ी डॉक्टर ईशा तो कितनी प्यारी और लवेबल लग रही है। तभी ईशानी ने अपने हाथ में पड़ के बैग से एक बॉक्स निकालकर सुरभि को दे दिया और उसे प्यार से बोली, ये तुम्हारे लिए है गुड़िया।
ईशानी की दी हुई बॉक्स को देखकर तो सुरभि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछलते हुए ईशानी की फिर से गले लगकर बोली, थैंक यू ईशा दी इस गिफ्ट के लिए। फिर उस चॉकलेट बॉक्स को अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर बोली, थैंक यू दी, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, ठीक है मैं तुम्हें और भी चॉकलेट दे दूंगी ये खत्म होने के बाद। उसकी बात सुनकर सुरभि खुश हो गई और फिर आपने मोम डैड की तरफ देखकर बोली, देखा मोम डैड, ईशा दी मुझसे कितना प्यार करती है, उन्होंने मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट दिया है, वो भी इतना सारा, और आप तो अपनी मासूम सी बेटी को हमेशा चॉकलेट खाने से मना कर देते हो। उसकी बात सुनकर धीरेन जी और प्रिया जी हंसने लगे। वो खुश थे कि उनकी बेटी डॉक्टर ईशा के साथ इतनी खुश है। वो जानते थे उनकी बेटी ड्रामा करने में माहिर है। संध्या जी हंसते हुए बोली, हाँ वो तो दिख रहा है कि तेरी डॉक्टर ईशा दी तुझे कितना प्यार करती है, पर अपनी बचकानी हरकतों से उन्हें ज्यादा परेशान मत कर देना, समझी। अपनी मोम की बात सुनकर सुरभि ने मुंह फूला कर बोली, क्या मोम, में क्यों भला अपनी ईशा दी को परेशान करूंगी, मैं तो कितनी शांत और अच्छी बच्ची हूँ। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, है ना ईशा दी, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ ना, और मैं तो आपको परेशान नहीं करती हूँ ना। उसकी बात सुनकर और उसे मुंह फुलाते देखकर ईशानी को हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए बोला, बिल्कुल गुड़िया, तुम बहुत स्वीट और अच्छी बच्ची हो। वही ईशानी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी को हंसी आ रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि बस 3 दिनों में सुरभि और डॉक्टर ईशा की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि डॉक्टर ईशा सुरभि को इतने प्यार से ट्रीट करेंगे। तभी शिवम, जो मेडिसिन की वजह से सो गया था, रूम की शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। शिवम को उठता देख सब उसकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर शशांक ने दोनों नर्स को बाहर भेज दिया। ईशानी शिवम के पास चली गई। शिवम बस ईशानी को देख रहा था, अभी उसे ज्यादा बोलने से मना किया गया था। ईशानी ने शिवम की पल्स चेक किया और उसे कल की कंडीशन और रिपोर्ट चेक किया। फिर शिवम को देखकर पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। शिवम की वो मासूम आंखें ईशानी को आपने पिछले जन्म की याद दिला रही थी, जिस वजह से वो चाहकर भी शिवम के साथ पेशेंट या फिर अनजान की तरह बिहेव नहीं कर पा रही थी। भले ही इस जन्म में उसके पास रिश्तों को कोई कमी नहीं थी, पर पिछले जन्म में यही एक इंसान था जो उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता था। ये उसका वही भाई था जो हर राखी पर उसके लिए गिफ्ट दिया करता था, जबकि उसके खुद के भाई उसे गिफ्ट देना तो दूर, उससे राखी भी नहीं बांधने देते थे। पिछले जन्म से उसे सिर्फ शिवम ने ही संभाला था। उसकी हर बर्थडे पर उसका ये छोटा सा भाई उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था, जबकि दूसरों को तो उसकी बर्थडे भी याद नहीं रहता था। पिछले जन्म में जब ईशानी कुछ वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल पाए और शिवम से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो उसे बहुत बुरा लगा था, पर जब उसने शिवम के बारे में बाद में पता लगाया तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, और ईशानी को अब समझ आ रहा था कि पिछले जन्म में भी शायद शिवम को ऐसे ही सफर करना पड़ा होगा। तभी शिवम की आवाज से वो होश में आए जो कह रहा था, हाँ अब थोड़ा बेहतर है। फिर शिवम ने ईशानी को देखकर पूछा, क्या आप डॉक्टर ईशा है जिन्होंने मेरा सर्जरी किया है। उसकी आवाज धीमी थी, वो जोर से नहीं बोल रहा था, फिर भी ईशानी को उसके आवाज से एक सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने अपने भाई को बचा लिया। महादेव ने जो उसे एक चांस दिया था वो उसके लिए शुक्रगुजार थी, वरना वो फिर से आपने इस छोटे से भाई से कभी नहीं मिल पाती और ना ही उसका ट्रीटमेंट कर पाती। ईशानी आपने इमोशन को कंट्रोल करके थोड़ी सॉफ्ट आवाज में बोली, हाँ मैंने ही तुम्हारा सर्जरी किया है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 60 शिवम से मुलाकात, शिवम की प्यारी बातें। ईशानी की बात सुनकर शिवम खुशी से बोला, आप तो बहुत अच्छी है और टैलेंटेड है दी, और आपकी ये आंखें कितनी प्यारी है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। धीरेन जी और संध्या जी भी आपने बेटे की बात सुनकर अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा उनकी बेटी से भी 2 कदम आगे है। देखो तो कौन कहेगा कि इसका अभी 2 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है और कोमा से बाहर आया है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी बेटी ने डॉक्टर ईशा जैसी शख्सियत को अपनी बहन बना लिया और अब उनका बेटा भी डॉक्टर ईशा की तारीफ कर रहा है। क्या ये भी डॉक्टर ईशा को अपनी बहन बनाना चाहता है। संध्या जी और धीरेन जी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बेबसी में अपना सिर हिला दिया। उनके दोनों बच्चे ऐसे ही भला होकर भी क्या सकते हैं, ये दोनों तो हमेशा से ऐसे थे। कुछ भी कहने से पहले ये दोनों कभी सोचते ही नहीं थे। ये तो अच्छा है कि डॉक्टर ईशा इतने प्यार से बात कर रही थी और किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी, वरना उन लोगों ने जैसा सुना था अगर डॉक्टर ईशा वैसे ही होती तो अब तक उनके दोनों बच्चों के लिए धीरेन जी भी माफी मांग रहे होते। वही ईशानी के चेहरे पर तो गुस्से का कोई नामो निशान ही नहीं था, उल्टा उसकी होंठों पर तो एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी शिवम हमेशा उसे यही कहता था कि दी आपकी आंखें बहुत प्यारी है और मैं आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ईशानी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर शिवम थोड़ा डर गया कि कहीं उसकी बातों से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई। भले ही वो 19 साल का था, पर उसका बिहेवियर आज भी बच्चों के जैसा था। वही ईशानी को शिवम की तरफ हाथ उठाता देख धीरेन जी और संध्या जी भी थोड़ी डर गए। डॉक्टर शशांक भी ये देखकर घबरा गए। तीनों को लगा कि कहीं शिवम की किसी बात से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई, या फिर शिवम की किसी बात का उन्हें बुरा लगा हो। वो कुछ कहते उससे पहले ही सब शॉक हो गए, क्योंकि ईशानी ने शिवम की सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हैं ना। उसकी बात सुनकर और आपने सिर पर ईशानी की हाथ को महसूस करके शिवम को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, जैसा उसे आपने फैमिली के साथ महसूस होता था। उसकी होंठों पर ईशानी की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुशी से बोला, हाँ दी मैं तो अच्छा हूँ और क्यूट भी, तो क्या आप मेरी दी बनेगी। फिर कुछ सोचकर बोला, अगर आप मेरी बड़ी बहन बन गई तो मैं आपके साथ अपनी पॉकेट मनी शेयर करूंगा। शिवम ने ईशानी की तरफ अपनी आस भरी नजरों से देखते हुए पूछा, जैसे उसे डर हो कि ईशानी मना कर देगी। वही शिवम की इसी बातें सुनकर धीरेन जी ने इस बार सच में अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। डॉक्टर ईशा जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है, जिन्हें लोग ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, यहाँ उनका बेटा उन्हें अपनी पॉकेट मनी शेयर करने की बात कर रहा है। उनका तो मन कर रहा था यहाँ से भाग जाए, नहीं तो शिवम को किसी तरीके से चुप करवा दे, पर अफसोस ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर ईशा की आगे की बात सुनकर उन्हें तो क्या संध्या जी और शशांक जी को भी चक्कर आने लगा, क्योंकि ईशानी ने शिवम को देखकर प्यार से बोला, क्यों नहीं तुम मुझे दी बोल सकते हो, आज से तुम मेरे छोटे प्यारे भाई हो, आज से तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोलना, ठीक है। ईशानी की ये बातें अगर जैकी या फिर उसके किसी भाई में से किसी ने सुन लिया होता तो अब तक तो जलन और गुस्से से भर गया होता। ईशानी को शिवम से इतने प्यार से बात करता देख धीरेन जी और संध्या जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों वहीं रखे सोफे पर बैठ गए जहां सुरभि सबको इग्नोर करके ईशानी की दी गई बॉक्स से चॉकलेट निकालकर आराम से खा रही थी। जैसे ही उसने आपने मोम डैड को अपने पास बैठे देखा तो नाटक करते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना ईशा दी सबसे बेस्ट है, देखा आपने ईशा दी मुझे और भाई से कितना प्यार करती है, इसलिए तो उन्होंने मुझे इतना सारा चॉकलेट दिया है, मैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी।
अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी ने सिर हिला दिया। उन्हें तो पहले से ही पता था उनके बच्चे दोनों सबसे बड़े नमूने हैं नौटंकी करने में माहिर, पर उन्हें लगा नहीं था कि ये दोनों डॉक्टर ईशा को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दोनों बच्चे तो जोक की तरह डॉक्टर ईशा से चिपक गए हैं। तभी संध्या जी अपने पति को देखकर अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ अपनी चमकती आंखें को झपकाते हुए बोली, देखिए ना दोनों बच्चे डॉक्टर ईशा को कितने पसंद करते और उन्हें अपनी बहन मानते हैं। डॉक्टर ईशा भी दोनों से कितनी प्यार कर रही है, तो क्यों ना हम डॉक्टर ईशा को अडॉप्ट करके लीगली अपनी बेटी बना दे। संध्या जी की बात सुनकर तो धीरेन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चे तो बच्चे, अब तो उनकी बीवी भी उस पागलपन वाली लिस्ट में शामिल हो गई है। अब तो उन्हें लग रहा था ये सारे गुण उनके बच्चे के अंदर जरूर उनके बीवी से ही आए होगी। संध्या जी बहुत मासूम थी, उन्हें क्या लगता है डॉक्टर ईशा जैसी इतनी बड़ी शख्सियत उनकी अडॉप्टेड बेटी बनेगी। उन्होंने अपना सिर हिला दिया और वो कह भी क्या सकते थे। वही ईशानी ने भी संध्या जी की बात सुन ली थी। उसे थोड़ी हंसी आ रही थी। उसे पता था संध्या जी बहुत इनोसेंट है। पिछले जन्म में भी शिवम से ईशानी के बारे में सुनकर उन्होंने ईशानी को गोद लेने की जिद पकड़ लिया था, पर ईशानी ने ही उन्हें कॉल पर मना किया था क्योंकि उसे कभी शिवम के साथ उसके घर जाने का मौका ही नहीं मिला था। तभी ईशानी ने जो बैग आपने साथ लाया था उसके अंदर से कुछ सप्लीमेंट और मेडिसिन निकाला जो उसने शिवम के लिए खुद लिया था। उसके हेल्थ कंडीशन को देखकर ईशानी ने उस मेडिसिन को वहां रखा, फिर डॉक्टर शशांक को मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने का डोज और टाइम ठीक से बता दिया। वही डॉक्टर शशांक मिश्रा तो शौक होकर उस मेडिसिन को देख रहे थे। ईशानी को बहुत काम था, जिस वजह ईशानी ने फिर से कल या परसों आएगी वादा करके रूम से बाहर चली गई। उसने जाने के बाद शिवम और सुरभि फिर से मायूस हो गए। वही डॉक्टर ईशा को शिवम की इतनी केयर करता देख मिस्टर एंड मिसेस जिंदल बहुत खुश थे। उन्हें तो अब सच में ऐसा लग रहा था काश डॉक्टर ईशा उनकी बेटी होती, नहीं तो वो अब उनकी बेटी बनने के लिए मान जाती तो कितना अच्छा होता। उन्हें इतनी अच्छी और प्यारी बड़ी बेटी मिल जाती, पर अफसोस वो जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उन्हें पता था डॉक्टर ईशा की स्टैंडर्ड बहुत हाई होगी। जब उन्होंने डॉक्टर शशांक को देख जो अब तक उस मेडिसिन को देख रहे थे जो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे के लिए लाया था, तो धीरेन जी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शशांक, आप ऐसे उस मेडिसिन को बार बार क्यों देख रहे हैं। धीरेन जी की बात सुनकर डॉक्टर शशांक होश में आए और बोले, कुछ नहीं बस देख रहा था क्योंकि ये मेडिसिन सोने से भी ज्यादा कीमती है। इस मेडिसिन को देखकर पता चलता है कि जरूर इस मेडिसिन को मेडिसिन वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर क्वीन ने बनाया होगा। क्यों, एक वही है जो दुनिया की हर बीमारी के लिए मेडिसिन बना सकती है और बहुत न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू मेडिसिन भी डेवलप करते हैं जो कि क्वीन फार्मा और लेबोरेटरी में बनता है। और डॉक्टर ईशा ने जो मेडिसिन मिस्टर शिवम के लिए दिया है वो मेडिसिन लाखों का होगा। डॉक्टर शशांक की बात सुनकर तो धीरेन जी को फिर से एक झटका लगा था। वही संध्या जी भी हैरान थी, पर उन्हें थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। एक तो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे की जान बचाई, इतनी क्रिटिकल सर्जरी किया, फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर ईशा ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया और अब उन्होंने शिवम के लिए इतना कॉस्टली मेडिसिन भी दे दिया जिसे शायद वो अपनी पूरी कनेक्शन को यूज करने के बाद भी नहीं ला पाते। वही शिवम भी शौक था और हैरानी से बोला, क्या सच में मेरी दी मेरे बारे में कितना सोचती है। पक्का वो उन्हें मेरे लिए ये लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा। पक्का अगली बार मैं उन्हें अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूंगा। कितना प्यार करती है मुझे दी, शिवम धीरे से बोल रहा था। तभी सुरभि जो आराम से चॉकलेट खा रही थी वो आपने हाथ हिलाते हुए बोली, पर मुझे ये सारी चॉकलेट ईशा दी ने गिफ्ट दिया है, देखो कितने टेस्टी है और उन्होंने ये भी कहा है मुझे जो भी चाहिए वो मुझे लाकर देंगी, तो इस हिसाब से वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। सुरभि की बात सुनकर शिवम चिढ़ गया। वही धीरेन जी और संध्या जी ने फिर से अपना सिर पीट लिए, हायरी उनके ये नालायक बच्चे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त कार में बैठी थी। जैकी मुंह फुलाकर ड्राइव कर रहा था। उसे भी अब अपनी ईशानी बोस से गिफ्ट चाहिए था। थोड़ी देर में उनकी कार आकर मेहरा मेंशन के आगे रुकी तो ईशानी अंदर चली गई। रॉकी भी अपने बोस के साथ मुंह फुलाकर अंदर चला गया। हॉल में इस वक्त मोहिनी महाजन और राहुल बैठे हुए थे। बाकी फैमिली भी उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही ईशानी और जैकी हॉल में पहुंचे सबकी नजरें उन पर चली गई। वही राहुल भी अपनी हवस भरी नजरों से ईशानी को देखने लगा। वही आज मोहिनी महाजन की होंठों पर भी ईशानी को देखकर एक नकली मुस्कुराहट थी। आखिरकार ईशानी इतनी इन्फ्लुएंशियल जो थी, अब तो उन्हें प्रिया को छोड़कर ईशानी को भी अपनी बहू बनाने का मन कर रहा था ताकि उनकी बिजनेस और भी तरक्की करे। राहुल की नजर को ईशानी की तरफ देखकर जैकी की भौहें वापस में सिकुड़ गई। उसे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीरे से ईशानी की कान के पास जाकर बोला, बोस ये बंदर कौन है जो आपको इस तरह से घूर रहा है, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। जैकी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, पर ईशानी को राहुल जैसे छोटे मोटे कीड़े की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आज नहीं तो कल वो उन सबको बर्बाद कर ही देगी जो उसकी मौत का कारण बने थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। 61 प्रिया की तंज, जैकी का प्रिया की इंसल्ट करना, लालच। वहीं जैकी को तो इस वक्त राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मेढक जैसे शक्ल वाले इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी बोस को ऐसे देखने की। क्या उसे पता नहीं कि उसके बोस की स्टैंडर्ड कितने हाई है। उसका तो मन कर रहा था राहुल की आंखें नोच ले। ऊपर से मोहिनी महाजन को देखकर इसे चुड़ैल वाली फीलिंग आ रही थी। जैकी ने जब देखा उसकी बोस उसे कुछ जवाब नहीं दे रही है तो उसने मुड़कर देखा तो ईशानी उसके पास नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई, ये बोस अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए मुझे इस चुड़ैल के सामने अकेला छोड़कर। वहीं राहुल और मोहिनी जी को भी ईशानी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा कि कैसे ईशानी उन्हें देखने के बाद भी उन्हें इग्नोर करके चली गई। फिर भी मेहरा फैमिली ने ईशानी को एक भी शब्द नहीं बोला, पर वो कर भी क्या सकते थे जब मेहरा फैमिली की ही ईशानी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है तो वो दोनों भला क्या ही कर सकते थे। तभी दादाजी ने जैकी को अपने पास बैठने को बोला तो जैकी भी उछलते हुए उनके पास बैठ गया। ऐसे भी जैकी को कब किसी की फिक्र थी जो वो आज करे। वो बैठ गया और बड़ी बेशर्मी से अपने सामने रखे प्लेट से स्वीट्स खाने लगा। वैसे भी उसका मूड आज खराब था क्योंकि उसके बॉस ने आज किसी और के लिए चॉकलेट लिया था, इसलिए उसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। वही जैकी को ऐसे खाते देख प्रिया का मुंह बन गया। उसे ये लड़का बिल्कुल पागल लगता था और जैकी ने पहले ही उसकी इंसल्ट किया था जिस वजह से जैकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो एक्टिंग करते हुए बोली, तुम इतने मैनरलेस कैसे हो सकते हो। क्या ईशानी अपने आसपास ऐसे लोगों को भी रखती है जिनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। जैकी जो कि आराम से खा रहा था उसका हाथ रुक गया और परी की बातें सुनकर उसका मुंह बन गया और अंदर से उसे बुरा लगने लगा। जब से वो अपनी ईशानी बोस से मिला था उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो जो चाहे उसकी ईशानी बोस उसे करने देती थी। सच कहे तो ईशानी को वो भले ही बोस बोलता था पर ईशानी और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल भी बहन जैसा था। ईशानी उसे अपनी छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी और वो भी ईशानी को हर बार अपनी बड़ी बहन की तरह जिद करता था।
वो अपने अतीत को पूरी तरह से भूल गया था। जब वो 4 साल पहले ईशानी से मिला था तब उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। ईशानी ने ही उसे जबरदस्ती पढ़ने को बोला पर उसे सिर्फ हैकिंग में इंटरेस्ट था। इस वजह से 2 सालों से उसने जिद करके ईशानी के साथ अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था। पर आज भी ईशानी उसे कोई बड़ा काम नहीं देती थी। जैकी को चुप देखकर प्रिया ने उसकी और भी इंसल्ट करने के इरादा से बोली, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या, जब किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए। ईशानी कितनी बड़ी डॉक्टर है, अगर तुम उसके साथ रहते हो तुम्हें डाइनिफाइड होना चाहिए। क्या ईशानी ऐसे ही किसी को भी अपने साथ रख लेती है? क्या उसे अपनी रेपुटेशन चिंता नहीं है? घर के सभी लोग प्रिया की बातें सुनकर कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मोहिनी महाजन और राहुल के आप प्रिया को कैसे डांटे। जो भी हो वो प्रिया के ससुराल वाले थे, अगर उन्होंने अभी कुछ कहा तो प्रिया की रेप्यूटेशन खराब होगी। दादाजी को भी प्रिया को जैकी को इतनी बातें सुनाना अच्छा नहीं लगा। वो जानते थे ईशानी अपने आसपास की लोगों की कितनी केयर करती है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। वो कुछ बोलते पर तभी सबकी कानों में जैकी की आवाज पड़ी। जैकी जिसे सब कुछ बर्दाश्त था, पर जब कोई उसके ईशानी बोस के बारे में बोलता था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब प्रिया ने उसकी बोस के बारे में बोली तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गैस में प्रिया की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तुम मेकअप से पुती डायन जैसी शकल वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के बारे में बोलने की? मेरी बॉस तुम जैसी डायन से बहुत ऊपर है। मैं सालों से उनके साथ हूँ, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला और तुम बेवकूफ गंदी लड़की मुझे मैनर्स सिखाओगी और ये बोलोगी? और तुम्हें क्यों मेरी बॉस की रेपुटेशन की चिंता हो रही है? तुम तो मेरी बॉस की पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। अगर मैंने अभी तुम जो बोल रही थी उस बारे में अपनी बॉस से कंप्लेन किया ना तो मेरी बॉस तुम्हें पर्सनल हेल्प भेज देंगी। हूँ इतना कहकर उसने अपना सिर झटक कर मुंह मोड़ लिया। घर के सभी लोग तो जैकी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये ईशानी के सारे दोस्त असिस्टेंट सब ऐसे मुनहफिट है क्या? वही प्रिया जो जैकी को भला बुरा कहकर खो हो गई थी, पर जैकी को अपनी इतनी इंसल्ट करता देख वो भी सबके सामने उसकी मुंह काला पड़ गया। वो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाए और जैकी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया मेहरा की इंसल्ट करने की? मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, तुम हो कौन? ईशानी की बस मामूली सी असिस्टेंट। प्रिया को ऐसे चिल्लाते देख जैकी ने अपने कान पर हाथ रख लिया, फिर प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर मेरी कान खराब हो गई तो मेरी बॉस तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और ऐसे भी मैंने सही तो बोला, मेकअप वाली चुड़ैल। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और मैं असिस्टेंट हूं तो क्या हुआ, मेरी सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है और मैं उनका छोटा भाई भी हूं। मैं जो चाहता हूं मेरी ईशानी बॉस मुझे दे देती है, पर तुम्हारी क्या तुम प्रिंसेस हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे जैसी लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड कार भी नहीं है जैसा मुझे मेरी बॉस ने दिया है, वो भी 4 करोड़ का। तुम मुझे अपनी कार दिखाओ और मेरे साथ रेस करो। अगर तुम्हारी कार मुझसे बेहतर हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम प्रिंसेस हो। इतना कहकर जैकी हंसने लगा, जैसे कह रहा हो अब खुद की और इंसल्ट करानी है क्या? ये सब वो बहुत प्राउड से कह रहा था, जैसे कहना चाहता हो देखा मेरी बॉस मुझे कितना फेवर करती है। वहीं जैकी की बात सुनकर सबको जैसे चक्कर आ रहे थे। भले ही वो वह अमीर और पावरफुल थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 करोड़ की कार बिना सोचे समझे खरीद कर गिफ्ट कर देंगे। भला वो अपने असिस्टेंट करोड़ों का गिफ्ट क्यों देंगे? वहीं प्रिया को तो अब शौक पर शौक लग रहा था। उसके पास इतनी महंगी कार भला कहां से होगी? उसके पास तो जो कार था वो जैकी के कार के आसपास भी नहीं था। अब तो उसका गुस्सा और जलन और भी बढ़ रहा था। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने असिस्टेंट को भी इतने महंगा कार देती होगी। सुकेत जी और आरती जी तो जैकी को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या ये लड़का ईशानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट जो ईशानी बिना सोचे समझे करोड़ों की गिफ्ट से दे देती है? ईशानी की चारों भाई तो जैकी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थी। जैकी को ईशानी भाई मानती है, जबकि ईशानी उन चारों को देखती भी नहीं है। उन्हें बहुत जलन हो रही थी कि उनकी बहन किसी और से इतना प्यार करती है, उसे गिफ्ट भी दे रही है। पर उन्हें पर था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही ईशानी को ऐसा बनने पर मजबूर किया था। वो तो राखी पर भी ईशानी के लिए गिफ्ट नहीं लाते थे। सबसे बुरा हाल तो इस वक्त मोहिनी जी और राहुल का हो रखा था। दोनों की आंखें लालच से चमक रही थी। उन्होंने खुद ही सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़कर प्रिया जैसी लड़की को चुना था। मोहिनी जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि ईशानी जैसी लड़की को छोड़कर उन्होंने प्रिया जैसी गुड फॉर नथिंग क्यों चुना। अगर आज प्रिया की जगह ईशानी उनकी होने वाली बहू होती तो उन्हें कितनी फायदा होता। जो लड़की बिना सोचे अपनी असिस्टेंट को 4 करोड़ का गिफ्ट दे सकती है, उसके पास कितना पैसा और पावर होगा, इस बात का तो वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है तो उसके पास पैसों की कमी तो नहीं होगी। अगर वो उनकी बहू होती तो सोसाइटी में उनका नाम ऊंचा होता, सब उन्हें सम्मान देते। जितना वो प्रिया और ईशानी की कंपैरिजन कर रही थी उतना उन्हें रिग्रेट हो रहा था। अब तो उन्हें प्रिया ईशानी के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। काश जब ईशानी इस फैमिली में पहले आई थी तब उन्होंने उससे थोड़ी अच्छी से बात किया होता तो शायद अब भी एक चांस मिल जाता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। राहुल के दिमाग में यही बात चल रहा था, अगर उसकी शादी प्रिया के बदले ईशानी से होती तो कितना अच्छा होता। वही प्रिया अपनी इंसल्ट सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी कि शायद कोई उसके लिए कुछ बोले, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने राहुल को देख जिसकी नजर तो उस पर थी ही नहीं, जैसे वो आपने ही सोच में गुम हो। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर रिया ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच लिया और रोते हुए बोली, डैड, मॉम, भाई आप सब देख रहे हैं ये लड़का किस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहा है। इसने मुझे इतना सब कुछ बोला फिर भी आप सब चुप क्यों है? फिर राहुल की तरफ देखकर बोली, तुमने भी देखा ना कि ये कैसे मेरी इंसल्ट कर रहा है। पहले तो तुम मेरे लिए लड़ जाते थे, अगर कोई मुझे कुछ भी कहता तो अब क्यों चुप हो? वही रेलिंग से टिककर ईशानी और नंदिनी प्रिया की ड्रामा देख रहे थे। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं जैकी की बात सुनकर और उसे प्रिया को बेइज्जत करता देख नंदिनी को बहुत हंसी आ रही थी। देख जैकी तो बेइज्जत करने में माहिर है, प्रिया को तो पता ही नहीं है कि वो किससे पंगा लेने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैकी अपनी बातों से ही प्रिया को पागल बना दे। नंदिनी हंसते हुए बोली। ईशानी ने बस सिर हिला दिया तो पीछे से काव्या बोली, कुछ भी कहो, मुझे तो जैकी को उस छिपकली की बेइज्जती करते हुए देख बहुत मजा आया। वहीं नीचे प्रिया अपनी आंखों में मगरमच्छ की आंसू लिए सबको देख रही थी। तभी समीर बोला, इसकी शुरुआत तुमने ही की थी प्रिया, ये घर ईशानी का भी है, इसलिए उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कैसे बिहेव करना चाहता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मैनर्स सीखने की और इतना सब कुछ बोलने की? उसे जो सिखाना